हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.3 जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन भी देखेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का एक न्यू मेथड आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि बच्चों ये मुझे भी कह लें अभी ही पता चला है थ्रू सर वासिफ साहब, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं ये। तो देखते हैं अब हमें किस तरह से इसको करना है। क्वेश्चन को देखें, वो बच्चों कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2.3 में गिवन द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व फॉर वाई ऑफ टी, यानी कि ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है आपने इसको वाई ऑफ टी के लिए सॉल्व करना है। इफ ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, यानी कि इनिशियल कंडीशन से उसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों वो कहना चाह रहा है कि ये जो आपको इक्वेशन दिखाई गई है ना, इसमें चाहे इंडक्टर का इस्तेमाल हुआ चाहे कैपेसिटर का इस्तेमाल हुआ, यानी कि कोई भी ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिसमें पहले से कुछ ना कुछ स्टोर होता है और उसकी इनिशियल कंडीशन होती है, वो जीरो आपने कंसिडर करनी है। यानी कि जो भी कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया उसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं था, ठीक है। मतलब कि कोई भी अगर क्या लें कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल हुई है ना, उसके अंदर इनिशियल कंडीशन उसकी जीरो थी, ठीक है। उसके अंदर कोई चीज़ वो टोटली तौर पर डिस्चार्ज था। तो अब हम आते हैं इसकी तरफ। तो वो कह रहा है यूज लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको सॉल्व करना। इक्वेशन आपके सामने है बच्चों। तो देखें हम इसका लैपलास लेते हैं। दोनों तरफ टेबल मेरे पास पड़ा हुआ है। यहाँ पे टेबल से मुराद ये वाला टेबल है, ये वाला, ठीक है ना। तो चलो आपने लिखना है अप्लाइंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, या टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि हम लैपलास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे बच्चों लैपलास सबसे पहले आ जाएगा इसका लैपलास ऑफ डी स्केयर वाई ओवर डी टी का स्केयर, ये डबल डिफरेंशियल है। उसके बाद प्लस 12 इंटू लैपलास ऑफ डी वाई ओवर डी टी। फिर बच्चों देखो 32 पीछे हो गया और लैपलास आ गया वाई का, और इस साइड पे 32 पीछे होगा। कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट का लैपलास नहीं होता, वो पीछे हट जाते होते हैं। और यू ऑफ टी का लैपलास आ गया। ओके हो गया। तो अब देखें इसका लैपलास हमने टेबल में देखा था बच्चों कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्केयर से डेरिवेटिव स्टार्ट हो रहा है, स्केयर है यानी कि डबल डेरिवेटिव है, तो उसके अंदर इसका जो लैपलास आएगा सबसे पहले आएगा एस स्केयर, आगे आएगा हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एस, फिर आएगा माइनस, यानी सिर्फ इसका अभी लिख रहा हूं एस। अगर वो जो ये तो f की जगह मुझे y लिखना चाहिए था, मैंने इसको फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अगर यहाँ पे f होता फिर मुझे f ऑफ s लिखना चाहिए था। चलें बच्चों इसको ठीक कर लेते हैं, कोई नहीं मसला। तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, y ऑफ जीरो माइनस, यानी कि अगर इसकी कोई इनिशियल कंडीशन है तो वो यहाँ पे पुट करेंगे। अब बच्चों देखो ये डबल डेरिवेटिव है, उस वक्त तक आपने नहीं रुकना जब तक एस की डिग्री खत्म नहीं हो जाती, यानी कि एस की डिग्री जीरो नहीं हो जाती। देखें अभी एस की डिग्री स्केयर में आई है, फिर एस की डिग्री 1 में आई है, यानी कि ये हमेशा डेरिवेटिव ही तय करेगा इसकी डिग्री कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आएगा माइनस एस की डिग्री जीरो हो गई, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप समझा रहे हो इस वजह से बता रहा हूँ। एस की डिग्री जीरो हम यहाँ पे पुट नहीं करते क्योंकि एस की पावर 1 नहीं होती है। और साथ में आ जाएगा y की इनिशियल कंडीशन का डेरिवेटिव, यानी कि प्राइम, प्राइम का मतलब डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखें ये फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया। इसकी एफ ऑफ एस की जगह हम कैपिटल वाई ऑफ एस पुट करेंगे, वो मुझसे गलती से लिख दिया है मैंने, प्लस 12। अब इसका लैपलास लेते हैं। आप देखें डेरिवेटिव की डिग्री है 1, तो जब डेरिवेटिव की डिग्री 1 होती है तो उसका लैपलास कहाँ से स्टार्ट होता है, एस की पावर 1 से। तो लिहाजा इसका जो मेरे पास आएगा देखें इस तरह से आएगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ एस वाई ऑफ एस, ठीक है बच्चों। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में फर्स्ट, अब एस की डिग्री डिक्रीज करेगी, इसमें से माइनस होगी वो एस की पावर 0, और साथ में आ जाएगा क्या, y 0 माइनस, यानी कि इस फंक्शन की इनिशियल कंडीशन, और यहीं पे ये डन हो गया। अब आगे आ जाए 32। अब ये सिंपल देखो बच्चों, यहाँ पे इसके साथ डेरिवेटिव है ही नहीं, यानी कि एस की पावर 0 वाला ये फंक्शन है डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 32 y ऑफ s, यानी कि ये डायरेक्ट ही मेरे पास आ जाएगा उस फॉर्म में, अपने पास क्या उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब देखो इस साइड पे क्या है 32, और लैपलास ट्रांसफॉर्म किस चीज़ का बच्चों, यूनिट स्टेप फंक्शन का। अभी आपको दिखाता हूँ यूनिट स्टेप फंक्शन का हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। देखें ये होता है 1/s, ठीक है। तो इसकी जगह आ जाएगा 1/s। तो 1/s से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे बटे में ही s आना, आप सबको पता है। अब बच्चों देखिएगा ज़रा, ये s दूसरी तरफ यानी कि हमारी राइट हैंड साइड पे इक्वल टू की डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसको उठा के हम इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा लो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इसको यहीं पर छोड़ दो। देखो
हमें उसने कहा था कि इनिशियल कंडीशंस तमाम की तमाम जीरो हैं, और यही इनिशियल कंडीशन है, यानी कि ये इनिशियल कंडीशन है ना जब हमारे कैपेसिटर अभी लगा नहीं था, यानी कि ये वो वाला टाइम है जो जीरो से पहले का टाइम है या जीरो के ऊपर वाला टाइम है, यानी कि जब अभी कैपेसिटर हमने अपने सिस्टम में कनेक्ट ला के कनेक्ट किया ही है, तो वो उसकी इनिशियल कंडीशन है। और उसने बोला भाई इनिशियल कंडीशन में कोई उसके अंदर चार्ज स्टोर नहीं, यानी कि वो सारी की सारी जीरो है, तो ये भी जीरो हो गई, ये भी जीरो हो गई, यानी देखो यहाँ पे भी जीरो पुट हो जाएगा इसकी जगह, यहाँ पे भी इसकी जगह जीरो पुट हो जाएगा, क्योंकि जीरो का बच्चों देखो डेरिवेटिव लें तो जीरो ही होता है, इतना आप सब जानते हैं। यहाँ पे भी जीरो पुट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा ये इन सब की जगह जीरो आप पुट कर दो, तो ये भी कैंसिल होगी टर्म, ये भी पूरी कैंसिल होगी, सिर्फ ये रह गई। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये इसके आगे मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, मेरे पास आ जाएगा एस स्क्वायर, ये एफ ऑफ एस की जगह मैंने आपको बताया हमने लिखना फंक्शन जो जिस चीज़ का फंक्शन था वो था वाई का फंक्शन था, तो यह आना था वाई ऑफ एस, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरी टर्म जीरो हो चुकी है ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे प्लस 12 इंटू 12 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ एस और साथ में आ गया वाई ऑफ एस, और दूसरी टर्म फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी जीरो हो चुकी है, 12 मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, और आगे आ गया 32 वाई ऑफ एस, और दूसरी तरफ तो आप जानते हैं क्या है 32 ओवर एस। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे सब में से वाई ऑफ एस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, देखें वाई ऑफ एस इंटू, यहाँ पे इसके साथ था एस स्क्वायर, यहाँ पे था 12s, और नेक्स्ट वाले के साथ था 32 विच इज इक्वल टू 32 ओवर एस। अब ये टर्म हम उठा के इसके बटे में ले आएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, देखें इधर रह गया वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 32 ओवर एस इंटू, बच्चों देखो एस इंटू ये वाली टर्म लिखी जानी है, एस इंटू दिस टर्म। अब बच्चों देखो यार ये वाली टर्म जब मैं लिख लेता हूं यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 12s प्लस 32, तो आपको पता ही है इसके जोड़े बनने हैं, क्योंकि ये हमारे पास अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको सिंपल टर्म बनाना है ताकि हम इसका इन्वर्स लैप्लास लेके इसको दोबारा से उसी टर्म में वापस करें जिस टर्म से हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया है। अब बच्चों ये लैप्लास इसलिए हमें करना पड़ता है क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको अलजेब्रिक इक्वेशन बना के ही छोड़ते होते हैं, आप सब जानते हैं। तो लिहाजा देखें फिर मैं क्या करूंगा, इसके पहले जोड़े बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें एस स्क्वायर है, सेंटर में है 12s, फिर साइड पे है 32s। अब आप सबको पता है जोड़े कैसे बनाते हैं, पेयर्स कैसे बनाते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आ रहा है 32s स्क्वायर, और सेंटर वाले नंबर को किसी ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि दो नंबर्स ऐसे लिख देते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाले नंबर आ रहे हो, जो इनको मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आ रहा है, और जमा करने से, जमा माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करने से सेंटर वाला नंबर बनता है। देखो बच्चों 8 4 बार करें तो 32 होता है, और दोनों को जमा करें तो 12 आ जाता है, साइन भी सेम सब कुछ सेम, तो ये जोड़ा आ गया, यानी कि सेंटर में आ गया 8s प्लस 4s प्लस 32, ये बन गया। अब इनमें से देखें इनके जोड़े कैसे आएंगे, s कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया s प्लस 8, और यहाँ से 4 कॉमन लिया तो अंदर आ गया s प्लस 8। अब ये आपके कह लें छोटे, जब आप छोटे थे उस वक्त की ये सारी कहानियाँ जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखो ये मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगा 32 ओवर s इंटू, आपको पता है ये कैसे लिखते हैं, पहले ये सेंटर में जो कॉमन चीज़ आई है दोनों में वो वाला नंबर, फिर ये दूसरा जो s प्लस 4 रह गया उनको भी ऐसे ही लिख लेते होते हैं, तो ये इनके जोड़े आ गए, ठीक है। अब बच्चों हमें इसे सॉल्व करना होगा थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन, तो थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो ये टर्म मैं पहले लिखता हूँ, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको 32 ओवर s प्लस 8 s प्लस 4। आपको पता है पहले हम इन्हें कांस्टेंट्स के इक्वल रखते होते हैं, यानी कि 32 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म पे मैं लिख लूँगा a ओवर s। अब तीन टाइप्स के बच्चों रूट्स होते हैं, एक रूट होते हैं जो रियल भी होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब कि रिपीट नहीं हो रहे होते, और एक रूट्स होते हैं जो रियल भी होते हैं लेकिन रिपीट हो रहे होते हैं, यानी कि लाइक दिस वन के s प्लस 8 होल का स्क्वायर हो, तो उनको भी एक अलग तरीके से हल किया जाता है। एक रूट्स वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखो ये कौन से रूट्स हैं, ये रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहे। देखो इनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, s प्लस 8 एक अलग चीज़ है, s एक अलग चीज़ है, s प्लस 4 एक अलग चीज़ है, तो हर जो केस आएगा आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए a ओवर s आ गया, फिर सेकंड केस में आ जाएगा, इनको इस तरह से बच्चों अरेंज किया जाता है, यानी कि हर एक कांस्टेंट अलग अलग रख के इनके बटे में लिए जाता है, s प्लस 8 और फिर c ओवर s प्लस 4, ठीक है। इस तरह से हम इनको ले लेंगे। अब देखो बच्चों
अगर तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कांस्टेंट इस तरह से लिया ना, ये उस वक्त लेने हैं जब आप रियल रूट्स के साथ बिहेव कर रहे होगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये वैसे भी यार आप सब जानते हैं, पता नहीं अब मुझे क्यों समझाना पड़ रहा है आप सबको, लेकिन फिर भी आपके लिए आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी है। तो देखें अब हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों, जिस वेरिएबल को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, उसके बटे में जो टर्म है वो छोड़ के आपने ना ये करना है। देखें a इज इक्वल टू, ये तरीका न्यू वे है। देखें 32 ओवर, अब देखो मैं a वेरिएबल फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसके बटे में जो भी चीज़ तो यहाँ पे मौजूद है ना, वो इसके बटे में से ख़त्म कर दूंगा। तो देखो इसके बटे में s है, तो यहाँ से s को ख़त्म कर दूंगा, s ख़त्म हो गया, बाकी दोनों टर्म्स लिख दूंगा, s+8 और s+4, ठीक है। साथ में लगा दूंगा इसके लिमिट में बच्चों मैं क्या यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा, s की एक वैल्यू यहाँ पे हमें लिखनी होती है, s की वो वैल्यू बच्चों यहाँ पे पुट करूंगा जो मुझे इसमें पुट करने से जीरो मिल रहा हो। देखो यहाँ पे मुझे s की वैल्यू उस वक्त ही जीरो मिल सकती है, यानी कि आपने क्या करना है, हर दफा इस तरह से करना है बच्चों। देखो जिस चीज की आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, उसके बटे में जो भी टर्म है उसको इज इक्वल टू जीरो रख के देख लेना, करना कि एस की क्या वैल्यू बनेगी, ठीक है। इस तरह से चेक करना है। देखो एस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके बटे में है ही एस, तो एस इज इक्वल टू डायरेक्ट जीरो आ गया, यानी कि यहाँ पे इसकी लिमिट जीरो पुट की जाएगी, ठीक है। ये चीज़ इस तरह से चेक की जाती है। अब मैं इनको ज़्यादातर सॉल्व तो नहीं कर सकता, डायरेक्ट लिमिट ही पुट कर दूंगा इसकी जगह। तो देखो बच्चों यहाँ पे पुट हुआ 0+8, तो ये आ गया 8। यहाँ पे एस की जगह जीरो पुट हुआ, तो ये आ गया 0+4, तो 4। तो 8 4 बार 32 होता है, 32/32 1। तो ए की वैल्यू आपको इस तरह से मिल गई, ठीक है। ऐसे सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट करोगे। अब मैं बी की वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखें जब बी की वैल्यू बात आएगी तो क्या करेंगे बच्चों, इस टर्म में से जो बी के बटे में है उसको खत्म कर देंगे। देखें s+8 इसके बटे में है बी के, तो लिहाजा इस दफा हम s+8 नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों टर्म्स लिख लेंगे, s और s+4, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या आएगी, इसको भी हम s+8 को भी जीरो के इक्वल रख के देखेंगे। देखें s+8 इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आ गया, s इज इक्वल टू -8, यानी कि इसकी लिमिट आएगी s इज इक्वल टू -8। अब हम -8 पुट करने वाले हैं, तो आपको पता ही है क्या करना है, तो ये आ जाएगा 32। देखें मुझे कोई इसको मैं सॉल्व सूल तो कर नहीं सकता, डायरेक्ट पुट करूंगा लिमिट, -8 इंटू -8+4, तो ये क्या आ रहा है बच्चों, देखें ये अंदर आ जाएगा मेरे पास -8+4, ये आ जाएगा मेरे पास -4, -4 -8 से ज़रब होगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 32 जमा 32, तो ये भी इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद बच्चों बात आती है सी की। सी को कैसे मालूम करेंगे। अब मुझे उम्मीद है यार अब तक तो आप सब कुछ सीख चुके हैं, जितना मैंने बता दिया ना वो बहुत बेहतर है आपके लिए। देखें 32 ओवर, अब s+4 इसके बटे में s+4 को खत्म कर देंगे, पीछे क्या रह गया s इंटू s+4, या आप ऐसे सॉरी s+8 ऐसे ही समझो, जो चीज़ हम खत्म करते हैं वो हमारे पास लिमिट लगाने के काम आती है। देखो s+4 इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, अब तो s की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिमिट में पुट करनी है, -4, तो ये लिमिट आ गई s इज इक्वल टू -4। तो देखो बच्चों सी की क्या वैल्यू आपके सामने आ रही है, 32 ओवर -4 इंटू -4 + 8, तो -4 + 8 करेंगे, आप सब जानते हैं क्या आ जाना है, हमारे पास 4 आ जाना है, ठीक है। तो -4 + 8, ये +4 आ गया, +4 को जब हमने -4 से ज़रब दी तो -16 आ गया, तो 32 के बटे में अगर बच्चों -16 होगा तो क्या आंसर आएगा, -2 आंसर आएगा, सीधी सी बात है, -2 आंसर आ गया। सारी वैल्यूज़ पता चल गई, आप ला के इसमें पुट कर दो, तो देखें आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1/s, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है, 1/s + 8, और उसके बाद जो c की वैल्यू है वो भी आपके पास -2 है, सॉरी -2 है, तो -2 आप इस तरह से कर लो कि -2 बच्चों ऐसे कॉमन ले लो और अंदर लिख लो इस तरह से 1/s+4, ठीक है। यानी कि सी की जगह मैंने वैल्यू तो पुट की लेकिन -2 कॉमन ले लिया। अब आपको चाहिए क्या, अभी आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में, अभी तक आपने टाइम डोमेन में वापस जाना है, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना है आपने y(t) के लिए, जबकि आप इसको अभी तक आपके पास है y(s). तो इसको बच्चों मैं लिखना चाहूँगा एक नेक्स्ट पेज पे, अभी मुझे थोड़ा टाइम दें। हाँ तो बच्चों देखो मैंने इसको न्यू पेज पे लिखे है इस इक्वेशन को। अब हमने इसको y(t) के लिए सॉल्व करना था, ये अभी तक फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, तो इसको दोबारा टाइम डोमेन में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो आपने लिखना है टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो लिहाजा ये आ जाएगा, देखें इस तरह से l⁻⁻1 इंटू y(s) विच इज़ इक्वल टू इन्वर्स लैप्लास का 1/s, इसी तरह से प्लस इन्वर्स लैप्लास का बच्चों साइन कुछ अजीब से ही होता है, मेरा बेल भी इस तरह से ही है कि पता नहीं क्या लग रहा है आपको, तो गुजारा कीजिएगा, मैंने बस समझाना है। तो ये आ गया s+8, ठीक है। -2 को आपने बाहर ही रखना है, ऐसे इसका लैप्लास आगे लेना है, क्योंकि लैप्लास होगा जिस चीज़ के ऊपर लैप्लास अप्लाई हो रहा है।
कांस्टेंट एक अलग चीज़ है, उसने बाहर ही रहना है, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपको पता है जब फ्रीक्वेंसी डोमेन का इनवर्स लैप्लास लिया जाता है तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, दोबारा से टाइम डोमेन में, तो ये चला जाएगा y ऑफ t की फॉर्म में। अब बात करते हैं ये किस फॉर्म, इसका क्या रिजल्ट आएगा। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है आपके सामने 1/s जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है अगर उसका इनवर्स लैप्लास लिया जाए तो वो u ऑफ t के बराबर होता है, यानी कि वो टाइम डोमेन में u ऑफ t के बराबर होता है, यानी कि अगर इसको मैं इनवर्स लैप्लास लेता हूँ तो इस फॉर्म में चला जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, u ऑफ t, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। ये देखें 1/s प्लस 8 यानी कि s के साथ एक कांस्टेंट जमा हो रहा है, तो ये कहाँ पे है, ये देखें 1/s प्लस 6 यानी कि इसके साथ एक कांस्टेंट जमा हो रहा है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 8 है, यानी कि a हमारे पास 8 है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर -8t ut। ठीक है, समझ में आ रही है ना बच्चों, यानी कि यहाँ पे a एक कांस्टेंट है जो कि यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो लिहाजा यहाँ पे 8 पुट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर -8t, e की पावर -8t यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ t। और उसके बाद ये -2 तो पहले ही लिख लेते हैं। और ये भी देखो बच्चों वही चीज़ है, यहाँ पे बस s प्लस 4 है, वहाँ पे है s प्लस 8 और यहाँ पे s प्लस 4 है, यानी यही चीज़ आ जाएगी e की पावर माइनस, इस दफ़ा a की जगह क्या है 4 है, तो ये आ जाएगा -4t और साथ में आ जाएगा ut। तो ut आप कांस्टेंट है, इन सब में कॉमन है तो आप ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस e की पावर -8t प्लस प्लस तो नहीं था लिखना चाहिए, माइनस लिखना चाहिए था, -2 e की पावर -4t और इन सब में से है कॉमन u ऑफ t। तो यही आपके बुक पे आंसर है और मुझे उम्मीद आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।